हेलो दोस्तों, आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, छोटा सा सब्जेक्ट है और आप इसको पढ़ के अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अगर हम लोग ईएससी की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, तो इसमें लगभग 10 से 15 नंबर का पूछा जाता है। और हम लोग गेट की बात करें तो इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसएससी जेई में पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप डिप्लोमा में हैं या बीटेक में हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सेमेस्टर में पूछे जाने वाला है। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या सेमेस्टर में, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक सभी का सेम है। अगर आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे, फिर अपने आप से सेल्फ नोट बनाएंगे, फिर किसी कोचिंग में पढ़ेंगे, तो आपकी 3 बार मेहनत हो जाती है। तो आप पहली बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, तो आपका टाइम भी बचेगा और आपको बार बार परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। पहला हो गया है इंट्रोडक्शन, सेकंड है सॉइल प्लांट रिलेशनशिप। देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही से पूरा लिख के रखा है जिससे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। तीसरा हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। चौथा हो गया है कैनाल डिजाइन। पांचवा है सेडिमेंट ट्रांसपोर्ट। छठवा है लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। सातवां हो गया है रिक्लेमेशन ऑफ सलाइन एंड वाटर लॉग्ड सॉइल। आठवां चैप्टर है डिजाइन ऑफ ग्रेविटी डैम। नौवां हो गया है थ्योरी ऑफ सीपेज। और जो 10वां है मिसलेनियस टॉपिक्स है। इसमें हम लोग कवर करेंगे रिवर ट्रेनिंग हो गई, डाइवर्जन हेडवर्क्स क्या है, कैनाल फॉल्स क्या है, मॉड्यूल्स क्या है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क्स क्या है। रिवर ट्रेनिंग में जैसे हम लोग पढ़ेंगे हाई वाटर ट्रेनिंग क्या होती है, लो वाटर ट्रेनिंग क्या होती है, मीन वाटर ट्रेनिंग क्या होती है। क्रॉस ड्रेनेज वर्क में हम लोग पढ़ेंगे एक्वाडक्ट क्या होता है, साइफन एक्वाडक्ट क्या होता है, सुपर पासेज क्या होता है, कैनाल साइफन क्या होता है। तो इससे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मॉड्यूल्स में नॉन मॉड्यूलर आउटलेट, सेमी मॉड्यूलर आउटलेट, मॉड्यूल्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो ये हम लोग मिसलेनियस टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज इरिगेशन। देखिए, इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और ऐसी कंट्रीज में जो बारिश है वो साल भर नहीं होती है। कभी ज्यादा बारिश हो गई, कभी कम बारिश हुई, कभी बाढ़ आ गई, कभी सूखा पड़ गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बारिश पे जो है डिपेंड नहीं रह सकते हैं। और इंडिया जैसी ह्यूज पॉपुलेटेड कंट्रीज में जो सीरियल हैं, पल्सेज हैं, अनाज, गेहूं, दाल, चावल, इनकी जरूरत साल भर पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बारिश पे डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो फिर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से पानी देते हैं फसलों को। तो यही आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर कहलाती है इरिगेशन। तो हम लोग फिर यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे आपको आर्टिफिशियल शब्द ध्यान में रखना है। इट इज आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड फॉर द पर्पज ऑफ कल्टिवेशन दैट इज इन अकॉर्डेंस विद क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। तो यहाँ पे 2 शब्द आए हैं, क्रॉप रिक्वायरमेंट एंड क्रॉप पीरियड। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं व्हाट इज क्रॉप रिक्वायरमेंट। तो देखिए, जैसे हम लोग बीज बोते हैं उस समय से लेके फसल को काटने से पहले फसल की कुछ ना कुछ नीड होती है इन टर्म्स ऑफ वाटर, तो वो कहलाती है क्रॉप रिक्वायरमेंट। और क्रॉप पीरियड क्या होता है, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने बीज को बोया और यहाँ पे फसल काट ली, तो ये कहलाता है, पूरा टाइम पीरियड कहलाता है क्रॉप पीरियड। यहाँ पे एक टर्म और डिस्कस करते हैं, व्हाट इज बेस पीरियड। देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने बीज को बोया, तो बीज को बोएंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ इसको पानी देंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने फसल को काट ली, तो फसल को काटने से पहले हम लोग इसको एक बार और पानी देंगे। तो यहाँ से फर्स्ट वाटरिंग से लेके लास्ट वाटरिंग तक का जो टाइम पीरियड होता है वो कहलाता है बेस पीरियड। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं नोट की। क्रॉप पीरियड इज द पीरियड फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ सोइंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग। तो ये आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की क्या आवश्यकता है। तो पहला पॉइंट हो गया है इनएडिक्वेट रेनफॉल। अगर जो बारिश है वो अपर्याप्त मात्रा में हो रही है तो फिर हम लोगों को इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो यील्ड वर्सेस मॉइस्चर कंटेंट का ग्राफ बनता है, ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट हो गया है, यहाँ पे यील्ड हो गई है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यानी जैसे जैसे हम लोग पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे पैदावार बढ़ती जाएगी और इस पॉइंट पे मैक्सिमम हम लोगों को यील्ड मिलेगी। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम लोग पानी दे देंगे फसलों को तो फिर इसकी जो है यील्ड डिक्रीज होने लगेगी। तो एक पानी की रिक्वायरमेंट होती है फसल की, अगर उससे कम या ज़्यादा पानी मिला तो उसकी यील्ड पे फिर इफेक्ट पड़ने लगेगा। तो इन एडिक्वेट रेनफॉल, अगर रेनफॉल अपर्याप्त मात्रा में हो रही है तो भी हम लोगों को फिर इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरा हो गया है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अगर रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी किसी जगह ज़्यादा बारिश हो गई और किसी जगह कम बारिश हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई, मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा बारिश हुई और इस जगह पे सूखा पड़ गया है, यहाँ पे सूखा पड़ गया है, तो कैनाल के माध्यम से हम लोग फिर जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ से
कैनाल की सहायता से जहाँ पे कम बारिश हुई है या सूखा पड़ा है वहाँ पे पानी डाइवर्ट कर देते हैं। तो कैनाल का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अगला हो गया है इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप। अगर हम लोगों को फसल की पैदावार बढ़ानी है तो भी हम लोगों को इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बारिश तो टाइम टू टाइम हो नहीं रही है। और जैसे इंग्लैंड हो गया, वहाँ पे बारिश साल भर होती है, तो वहाँ पे हम लोगों को फिर इरिगेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंडिया में हम लोगों को इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हो गया है ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप इन अ ईयर। अगर हम लोगों को एक से ज्यादा फसलें साल भर उगानी है तो फिर हम लोगों को इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि साल भर तो बारिश हो नहीं रही है। नेक्स्ट हो गया है ग्रोइंग पेरेनियल क्रॉप्स, एग्जाम्पल शुगर केन। अगर हम लोगों को शुगर केन, तो ये पेरेनियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो साल भर लगी रहती हैं, जैसे कि शुगर केन। तो ये हो गई है पेरेनियल क्रॉप, ये 365 दिन लगी रहती है, तो इसको फिर साल भर पानी चाहिए, तो भी फिर हम लोगों को इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट हो गया है इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशंस। ठीक है, अगर बारिश नहीं हो रही है तो फिर सूखा पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा तो फसलें नहीं हो पाएंगी, तो फिर भुखमरी हो जाएगी। तो फेमाइन मतलब भुखमरी होती है और ड्रॉट मतलब सूखा होता है। तो ये हो गई है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। ये आपके 6 पॉइंट हो गए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या फायदे हैं। एक होते हैं डायरेक्ट एडवांटेज और दूसरा होता है इनडायरेक्ट एडवांटेज। तो पहले हम लोग डायरेक्ट एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला हो गया है प्रिवेंट फ्रॉम ड्रॉट एंड फेमाइन कंडीशन, तो इससे सूखा और भुखमरी से बचाव होता है। दूसरा हो गया है इंक्रीजिंग यील्ड ऑफ क्रॉप्स, जो है फसल की पैदावार बढ़ जाती है। तीसरा हो गया है एलिमिनेशन ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग, तो इससे जो मिक्स्ड क्रॉपिंग है वो भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होती है। देखिए ये हम लोगों का हो गया है खेत, और अगर हम लोग रबी सीजन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रमुख फसलें होती हैं वो होती हैं जैसे गेहूं, सरसों। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या करते हैं, यहीं पे हम लोगों ने गेहूं लगा दिया और साथ में यहीं पे हम लोगों ने सरसों लगा दी, तो साइमल्टेनियसली दो फसलें एक साथ लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। यहाँ पे बात करते हैं कि मिक्स्ड क्रॉपिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, मिक्स्ड क्रॉपिंग इज गुड और बैड। तो ये डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है। अगर रेनफॉल नहीं हो रही है और हम लोगों की इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, तो वहाँ पे मिक्स्ड क्रॉपिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो ये किसान है, इसने सोचा कि इस साल बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं हुई। तो अगर हम लोग वीट की बात करें तो ये काफी सेंसिटिव क्रॉप होती है, अगर इसको पानी ना मिले तो इसकी यील्ड कम हो जाएगी। लेकिन सरसों को उतना पानी जरूरत नहीं रहती है। इस किसान ने सोचा कि इस साल बारिश होगी, लेकिन इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं है। इस किसान ने सोचा कि यहाँ पे बारिश होगी लेकिन नहीं हुई, तो इससे कुछ ना कुछ इसको यील्ड मिल जाएगी सरसों से, तो वो सर्वाइवल कर सकता है, अपना साल भर अपना जीवन यापन कर सकता है सरसों बेच के। अगर वो डिपेंड रहता है खाली गेहूं पे, तो गेहूं की पैदावार होगी नहीं। तो ये डिपेंड करता है इरिगेशन फैसिलिटी है कि नहीं। अगर इरिगेशन फैसिलिटी होती तो वो यहाँ पे सरसों नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पे जो गेहूं है उसके मार्केट में दाम ज्यादा है, तो उसको ज्यादा पैसा मिलता, तो फिर वो यहाँ पे गेहूं लगाता। तो ये डिपेंड करता है इरिगेशन फैसिलिटी है कि नहीं, क्योंकि जो बारिश है वो तो साल भर हो नहीं रही है, उस पर वो डिपेंड नहीं रह सकता है। यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द फील्ड। दो या दो से अधिक फसलें एक साथ अगर हम लोगों ने खेत में उगा दी तो वो कहलाती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग के कई फायदे भी हैं, कई नुकसान भी हैं। जैसे अगर हम लोग फायदे की बात करें कि इससे किसान को कुछ ना कुछ यील्ड मिल जाएगी अगर बारिश नहीं हुई। अगर लैक ऑफ इरिगेशन है तो कुछ ना कुछ उसको यील्ड मिल जाएगी अगर बारिश नहीं हुई। और अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये जो फसलें हैं हम लोगों ने एक साथ उगाई हैं, तो क्या होता है इन दो फसलों के लिए फील्ड प्रिपरेशन अलग अलग करनी पड़ती है। गेहूं के लिए अलग फील्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, सरसों के लिए अलग फील्ड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और जो गेहूं की वाटर रिक्वायरमेंट है वो अलग है, इसके लिए जो खाद है वो अलग देनी पड़ेगी। और जो सरसों है उसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट अलग है, उसके लिए खाद की अलग क्वांटिटी डालनी पड़ेगी। तो एक साथ हम इन दोनों फसलों के लिए फील्ड प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया है इसका डिसएडवांटेज, जिसकी वजह से हम लोगों को इसकी मैक्सिमम यील्ड नहीं मिल पाएगी, क्योंकि फील्ड प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी सही से, तो उसके लिए फिर मैक्सिमम यील्ड नहीं मिल पाएगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या हो गया, जब हम लोग इसको हार्वेस्ट करते हैं, जब हम लोग इन फसलों को काटते हैं तो ये इंटरमिक्स्ड हो जाती है। इंटरमिक्स्ड होने की वजह से इनकी प्योरिटी कम हो जाती है, जिससे इनकी मार्केट वैल्यू भी कम हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। इट इज फाउंड इकोनॉमिकल एंड नेसेसरी व्हेन इरिगेशन फैसिलिटीज आर लैकिंग, that is if weather conditions are not suitable for one of the crop and they may be suitable for other crops and hence farmer will get some yield। तो ये इसका एडवांटेज हो गया है। अगर एक फसल के लिए वेदर कंडीशन सूटेबल है तो वो दूसरे के लिए सूटेबल नहीं होंगी।
तो एक फसल से हम लोगों को फिर पैदावार कुछ ना कुछ मिल जाएगी। इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड प्रिपरेशन, वाटरिंग एंड मैन्योरिंग। तो डिफरेंट क्रॉप्स के लिए हम लोगों को अलग अलग फील्ड प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है, अलग अलग उनको पानी की आवश्यकता पड़ती है और अलग अलग खाद की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट हो गया है, इट विल बी डिफिकल्ट टू सेटिस्फाई नीड ऑफ बोथ द क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द फील्ड, इट रिजल्ट इन लो यील्ड। अगर हम लोग दोनों फसलों के लिए फील्ड प्रिपरेशन एक साथ करेंगे तो फिर हम लोगों को मैक्सिमम यील्ड नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अगर किसी एक की करते तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग करते तो उससे फिर हम लोगों को मैक्सिमम यील्ड मिल जाती। तीसरा डिसएडवांटेज हो गया है, also at the time of harvesting crops would get intermixed which reduces purity and value of crop in the market। तो हार्वेस्टिंग के समय जो भी क्रॉप्स हैं वो इंटरमिक्स्ड हो जाती हैं, जिससे कि उनकी प्योरिटी कम हो जाती है और मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज हो गए हैं। जो भी फसलें एक साथ उगा रहे हैं तो उनके लिए फिर हम लोग अलग अलग फील्ड प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि उनकी यील्ड कम हो जाएगी और उनकी प्योरिटी कम होने की वजह से हार्वेस्टिंग के समय इनकी जो है कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं इनडायरेक्ट एडवांटेजेस। तो इसको समझने से पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैनाल एंड चैनल। तो ये दो टर्म आप हमेशा सुनेंगे, कैनाल एंड चैनल, ओपन चैनल फ्लो। और कैनाल का उपयोग हम लोग करेंगे इरिगेशन में। तो देखिए, कैनाल एक आर्टिफिशियल या मैन मेड स्ट्रक्चर होता है और ये सोर्स से, किसी भी सोर्स से, जैसे रिजर्वायर हो गया या फिर रिवर हो गई, उससे ये पानी को ले जाके एग्रीकल्चर फील्ड तक ले जाने का काम करती है कैनाल। तो कैनाल का काम हो गया है इरिगेशन वाटर को ले जाना। और चैनल कुछ भी हो सकती है। चैनल मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर रही है वो चैनल हो सकती है। चैनल ओपन भी हो सकती है, क्लोज्ड भी हो सकती है। जैसे सीवर हो गया, तो सीवर भी एक चैनल है। तो ये सीवेज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, तो ये भी चैनल कहलाएगा। और जो रिवर हो गई है वो भी चैनल है। तो कैनाल इज अ सबसेट ऑफ चैनल, यानी कैनाल एक चैनल है। लेकिन जो कैनाल है वो सिर्फ इरिगेशन वाटर को ले जा रही है, जबकि चैनल कुछ भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। जैसे गैस का पाइप हो गया या फिर पेट्रोल का पाइप हो गया, तेल का पाइप हो गया, कुछ भी अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो वो चैनल के थ्रू जा रहा है। और चैनल मैन मेड भी हो सकती है और नेचुरल भी हो सकती है। नेचुरल में आ गई रिवर, रिवर इज ऑल्सो अ चैनल। तो रिवर एक चैनल है और कैनाल भी एक चैनल है। तो यहाँ पे हम लोग इनडायरेक्ट एडवांटेजेस की बात करते हैं। पहला हो गया है पावर जनरेशन। तो देखिए, जो कैनाल है अगर वो काफी वाइड है तो यहाँ पे हम लोग वियर है बैराज बना के पानी को रोक के यहाँ पे फिर हम लोग यहाँ पे पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया है गंगा एंड शारदा कैनाल सिस्टम। इससे हम लोग 80 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते हैं। दूसरा हो गया है फ्लड कंट्रोल। फ्लड कंट्रोल कैसे होता है? देखिए, किसी भी स्थान पे अगर ज्यादा बारिश हो गई तो वहां से जहाँ पे कम बारिश हुई है, सूखा पड़ा है, तो वहां पे हम लोग कैनाल के थ्रू पानी को जो है डाइवर्ट कर देते हैं। तो ये हो गया फ्लड कंट्रोल। तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमारी जो कैनाल है वो काफी वाइड है तो इसका यूज हम लोग एज अ ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी कर सकते हैं। इनलैंड नेविगेशन, तो जैसे हाईवेज बने होते हैं वैसे ही ये इनलैंड नेविगेशन भी बने होते हैं, क्योंकि जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट होता है। अगर आपको सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है और आपके पास टाइम का कोई रेस्ट्रेंट नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम अवेलेबल है, तो आप फिर उसको जो है नेविगेशन के थ्रू या फिर वाटर के थ्रू पहुंचाएंगे एक स्थान से दूसरे स्थान, क्योंकि ये चीपेस्ट होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा फिर प्रॉफिट ही देखा जाता है कि जहाँ पे ज्यादा फायदा हो रहा है वही काम हम लोग करते हैं। अगर इसको हम लोग बाई एरोप्लेन पहुंचा देते हैं तो काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा, फिर पहुंचाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल हो गया है इलाहाबाद टू हल्दिया, जो इनलैंड नेविगेशन है। नेक्स्ट है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो इससे हम लोग ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3 टर्म यहाँ पे समझते हैं। व्हाट इज सीपेज, व्हाट इज इनफिल्ट्रेशन एंड व्हाट इज परकोलेशन। तो इन तीनों टर्म में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, ये हो गया है ग्राउंड लेवल और यहाँ पे हो गया है ग्राउंड वाटर टेबल। ग्राउंड वाटर टेबल, यहाँ पे देखिए बारिश हुई तो यहाँ पे जो बारिश का पानी है वो इस सॉइल के थ्रू मूव करेगा। मूव करके अगर ये बारिश का पानी यहीं पे कहीं खत्म हो जाता है तो ये कहलाता है इनफिल्ट्रेशन। और अगर ये चलते 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 ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है तो ये कहलाता है परकोलेशन। और सीपेज क्या होता है? सीपेज में वाटर एक लेयर से दूसरे लेयर में जाता है। मान लीजिए ये कैनाल हो गई है तो यहाँ पे एक लेयर ये हो गई है और दूसरी लेयर ये हो गई है, तो पानी यहाँ से सीपेज होके ऐसे निकलेगा। या आपकी छत हो गई है,
छत के ऊपर से पानी टपक रहा है तो वो सीपेज कहलाता है, ना कि इनफिल्ट्रेशन या परकोलेशन कहलाता है। तो ये तीनों टर्म में डिफरेंस हो गया है। तो यहाँ पे था ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो जो कैनाल है उसमें से पानी कुछ ना कुछ सीप होगा और सीपेज होते हुए वो ग्राउंड वाटर को टेबल को अगर ज्वाइन कर लेता है तो फिर ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लगेगा। अगला इनडायरेक्ट एडवांटेज है इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक वाटर सप्लाई। तो इस कैनाल से हम लोग इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वाटर के लिए भी सप्लाई ले सकते हैं। जैसे दिल्ली हो गई, तो दिल्ली में जो यमुना है उसका पानी इतना खराब हो चुका है कि उससे हम लोग फिर पानी नहीं लेते हैं। तो फिर हम लोग वहाँ से क्या है अपर गंगा कैनाल से पानी लेते हैं दिल्ली के लिए। तो इसका यूज़ इंडस्ट्री के लिए भी किया जा सकता है और डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो देखिए अगर इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो फिर इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट नहीं होगा तो फिर वैकेंसी नहीं आएंगी। तो आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं फिर तैयारी करना बेकार है। इसलिए इरिगेशन मस्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन होनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकले और ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिलेक्शन हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के क्या क्या नुकसान है। देखिए हर घर में मदर का यही हाल होता है, जब भी कोई बाहर जाता है तो वो इतना ज़्यादा खाने के लिए बांध देती हैं कि वो ओवर हो जाता है। उनको लगता है कि ज़्यादा खाने से हमारा लड़का ज़्यादा स्वस्थ रहेगा या ज़्यादा उसके विकास होगा। बिल्कुल ऐसा ही हम इंजीनियर्स को लगता है कि अगर हम लोग कंक्रीट में ज़्यादा सीमेंट डाल देंगे तो कंक्रीट में ज़्यादा स्ट्रेंथ आएगी। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अगर हम लोग कंक्रीट में ज़्यादा सीमेंट बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से श्रिंकेज होने लगेगा और जिसकी वजह से श्रिंकेज क्रैक्स बन जाएंगे। ठीक इसी तरीके से किसानों को लगता है कि अगर हम लोग ज़्यादा इरिगेशन करेंगे, ज़्यादा फसलों को पानी देंगे तो उनका ज़्यादा विकास होगा, ज़्यादा यील्ड आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए वाटर लॉगिंग में क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया है, ये GL हो गया है और यहाँ पे कुछ फसलें लगी हुई हैं और यहाँ पे है हमारा ग्राउंड वाटर टेबल। जब हम लोग यहाँ पे फसलों को पानी देते हैं तो ये पानी नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट होने लगता है। अगर ये बीच में खत्म हो जाता है तो इसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, अगर ये ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेता है तो इसको बोलते हैं परकोलेशन। धीरे धीरे कई सालों में क्या होता है, ये ग्राउंड वाटर टेबल ऊपर आने लगती है और धीरे धीरे ये ऊपर आई और एक समय आएगा ये GL तक पहुंच गई। अगर ग्राउंड वाटर टेबल ग्राउंड लेवल तक पहुंच गई तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे जो सॉइल होगी वो फुल्ली सैचुरेटेड हो जाएगी, यानी उसका हर एक वाइड पानी से फिल हो जाएगा। और जो फसल है उनको सर्वाइवल के लिए, वो भी इंसानों जैसी होती है, उनको सर्वाइवल के लिए पानी की ज़रूरत होती है, साथ में हवा की भी ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जो सारे वाइड्स हैं वो पानी से फिल हो गए हैं तो फिर इनकी यील्ड कम हो जाएगी और इन फसल की ग्रोथ पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, जब हम लोग यहाँ पे पानी देते हैं तो यहाँ पे कई जगह पानी जो है स्टैग्नेट हो जाता है, भर जाता है। तो उसकी वजह से कोल्ड और डैम्प क्लाइमेट हो जाता है और वहाँ पे नमी हो जाएगी और वहाँ पे काफ़ी ठंडक रहेगी, जिसकी वजह से वहाँ पे मच्छर पनपने लगेंगे और जिसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां फैलती हैं जैसे लाइक डेंगू, मलेरिया। थर्ड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखिए जैसे फसलें होती हैं, जैसे आप लोग तैयारी करते हैं, जैसे कटवरिया सराय में रह रहे होंगे, लाडू सराय में रह रहे होंगे या फिर साकेत में रह रहे होंगे, तो वहाँ पे जो खाना अच्छा नहीं मिलता है, फिर आप लोग मल्टीविटामिन लेते हैं। ऐसी जो फसलें होती हैं उनको भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हम लोग खाद देते हैं, फर्टिलाइजर्स डालते हैं। तो ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ये हम लोग इरिगेशन करते हैं तो ये उस इरिगेशन वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये नीचे परकुलेट होके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेते हैं और वही पानी हम लोग हेडपम्प के थ्रू या वेल्स के थ्रू निकालते हैं और वही पीते हैं। तो इसके वजह से डिसीज हो जाती हैं कई प्रकार की, जैसे डायरिया हो जाता है, जो भी डिसेंट्री है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे सेकंड डिसएडवांटेज की बात करते हैं। इंटेंस इरिगेशन रिजल्ट इन कोल्ड एंड डैम्प क्लाइमेट विच कॉजेज स्प्रेडिंग ऑफ डिसीज लाइक डेंगू, मलेरिया। थर्ड डिसएडवांटेज है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन ड्यू टू परकोलेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के परकोलेशन के कारण ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। फर्टिलाइजर्स में जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, तो ये पानी के साथ मिल जाते हैं। तो ये जो सारे डिसएडवांटेज थे इनको हम लोग कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं और ख़त्म भी कर सकते हैं बाय द इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक यूज ऑफ द इरिगेशन वाटर। तो इकोनॉमिकल यूज या साइंटिफिक यूज में क्या आता है, जैसे जितना फसल को पानी चाहिए है उतना ही हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इंटेंस इरिगेशन कर नहीं रहे हैं तो वो पानी परकुलेट नहीं होगा, तो उसकी वजह से जो है ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन नहीं होगा और वाटर है स्टैग्नेट भी नहीं होगा, जिसकी वजह से कोल्ड और डैम्प क्लाइमेट भी नहीं बनेगा और वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी। तो हम लोग इरिगेशन वाटर का इकोनॉमिकल और साइंटिफिक तरीके से यूज़ करके
जो भी है डिसएडवांटेज को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पे नोट की बात करते हैं, बैड इफेक्ट ऑफ इरिगेशन कैन बी एलिमिनेटेड बाय इकोनॉमिकल एंड साइंटिफिक यूज ऑफ वाटर। अगला है टाइप्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन कितने प्रकार की होती है? पहला हो गया है सरफेस इरिगेशन, दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन। देखिए सरफेस इरिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो वाटर है वो डायरेक्टली सरफेस पे अप्लाई करते हैं, और सब सरफेस इरिगेशन में जो वाटर है वो डायरेक्टली हम लोग रूट जोन में अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया है। फर्दर सब सरफेस इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन एंड नेचुरल सब सरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल में क्या होता है, इसमें हम लोग परफोरेटेड पाइप जो है जमीन में डाल देते हैं और उनके थ्रू इरिगेशन करते हैं, और नेचुरल में जैसे कैनाल से सीपेज होके नेचुरली जो फसलें हैं उनको पानी मिलता है। नेक्स्ट सरफेस इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है, जो वाटर है वो हायर एलिवेशन से लोअर एलिवेशन में आता है बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, जो भी पानी है उसको हम लोग पंप के द्वारा जमीन से निकालते हैं और फसलों को देते हैं। नेक्स्ट है फ्लो इरिगेशन को हम लोग दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पेरेनियल इरिगेशन एंड इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन। तो ये सारी चीजें हम लोग अभी एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। ये टाइप्स ऑफ इरिगेशन का फ्लो चार्ट हो गया है। ठीक इसी तरीके से हम लोग लिफ्ट इरिगेशन को भी दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पेरेनियल इरिगेशन, सेकंड इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन। नेक्स्ट पेरेनियल इरिगेशन को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन एंड कंबाइंड इरिगेशन। कंबाइंड में डायरेक्ट प्लस स्टोरेज दोनों आ जाती हैं। चलिए एक एक करके सारे इरिगेशन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सरफेस इरिगेशन। देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया है और यहाँ पे कुछ फसलें लगी हुई हैं, और यहाँ पे हमारी कहीं कैनाल है हाइयर एलिवेशन पे। तो कैनाल्स के थ्रू जो पानी आ रहा है वो बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आ रहा है। यहाँ पे कोई हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से या मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये नेचुरली आ रहा है पानी बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा है क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग पंप के द्वारा भी पानी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बोरिंग कर दी खेत में, और यहाँ पे ऊपर हम लोग पंप लगा देंगे तो उसके थ्रू पानी निकालेंगे, और यहाँ पे हम लोग ऊपर सरफेस पे अप्लाई करेंगे। तो ये कहलाती है सरफेस इरिगेशन। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पंप एंड ट्यूबवेल। ट्यूबवेल, देखिए पंप का क्या काम होता है। पंप का काम होता है, ये कोई रिजर्वायर हो गया या रिवर हो गई, यहाँ से पानी को किसी दूसरे स्थान पे ले जाना बाय द एक्शन ऑफ सक्शन। यहाँ पे ये सक्शन करेगा और यहाँ से पानी सक करके दूसरे स्थान पे डिलीवर करेगा। ट्यूबवेल में क्या होता है, ट्यूबवेल में हम लोग एक परफोरेटेड पाइप जमीन में इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे परफोरेशंस बने होते हैं, और यहाँ पे ऊपर पंप लगा देते हैं, तो पंप सक्शन करेगा और सक्शन की वजह से पानी है चारों दिशाओं से इस परफोरेटेड पाइप में एंटर करेगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है पंप और ट्यूबवेल में। देखिए जो सरफेस इरिगेशन है वो सूटेबल होती है लो टू मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी वाली सॉइल के लिए। देखिए ये हमारा ग्राउंड लेवल हो गया है, और अगर इसकी जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग पानी अप्लाई करेंगे तो वो परकुलेट हो जाएगा और ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर लेगा, जिससे पानी का वेस्टेज हो जाएगा। अगर सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी लो है तो क्या होगा, ये पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा और ये बह के निकल जाएगा सरफेस रन ऑफ लॉस में। तो जो सॉइल की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो मॉडरेट होना चाहिए, और जो स्लोप है वो जेंटल स्लोप होना चाहिए। अगर स्लोप बहुत ज़्यादा है तब भी पानी बहुत जल्दी निकल जाएगा, इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाएगा। अगर स्लोप बहुत कम है या एडवर्स है, ये एडवर्स स्लोप कहलाता है, तो यहाँ पे जो पानी है वो आगे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगा। तो जो स्लोप है वो जेंटल होना चाहिए, जो लैंड है वो रोलिंग लैंड होना चाहिए, जिससे कि पानी अपने आप आगे बढ़ सके। तो सरफेस इरिगेशन है, इट इज अ मेथड इन विच water is directly applied to the soil surface either by gravity or by pumping. Next है, it is best suitable for soil having moderate infiltration capacity and areas with gentle slope. तो ये दोनों पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सरफेस इरिगेशन कैन बी क्लासिफाइड एज फ्लो इरिगेशन एंड लिफ्ट इरिगेशन। तो फ्लो इरिगेशन में क्या है, जो वाटर है वो हाइयर एलिवेशन से आता है लोअर एलिवेशन में बाय द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। If water is available at higher elevation and it is supplied to the lower elevation under the action of gravity. नेक्स्ट है लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है, जो वाटर है उसको हम लोग जमीन से निकालते हैं और सरफेस पे अप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग पानी जमीन से निकालेंगे तो ऑब्वियसली इट इज कॉस्टलियर होगा देन फ्लो इरिगेशन। तो लिफ्ट इरिगेशन कॉस्टली पड़ती है फ्लो इरिगेशन से। If water is lifted up by some mechanical or manual means
supplied to the agriculture field, it is called as lift irrigation. Example, pump, well and tube well. It is costlier than flow irrigation. तो ये फ्लो इरिगेशन से ज़्यादा महंगी पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लो इरिगेशन फर्दर क्लासिफाइड एज। तो फ्लो इरिगेशन को हम लोग दो भागों में क्लासिफाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई थी पेरेनियल इरिगेशन, दूसरी इनंडेशन या फ्लड इरिगेशन। तो पहली बात करते हैं पेरेनियल इरिगेशन के बारे में। देखिए पेरेनियल इरिगेशन वो होती है जिसमें हम लोग फसल को कंटिन्यूअसली वाटर सप्लाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द देयर रिक्वायरमेंट। जितनी उनकी आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग फसलों को पानी देते हैं, और इसमें कांस्टेंट पानी देते हैं और कंटिन्यूअस पानी देते हैं। और इसमें पेरेनियल इरिगेशन को भी हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट इरिगेशन, स्टोरेज इरिगेशन एंड कंबाइंड इरिगेशन। तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करते हैं। इफ अ कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप थ्रू द क्रॉप पीरियड, इट इज कॉल्ड एज पेरेनियल इरिगेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग दो टर्म डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डैम एंड वियर एंड बैराज। तो डैम और वियर और बैराज में क्या डिफरेंस होता है। देखिए जो डैम होता है उसका बेसिकली फंक्शन होता है वाटर को स्टोर करना। ये हमारी रिवर बह रही है, तो इस रिवर के अक्रॉस हम लोग एक डैम बना देंगे, एक ऑब्स्ट्रक्शन बना देंगे, उसको हम लोग अगर डैम बोल रहे हैं तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वायर क्रिएट हो जाएगा। तो डैम का काम होता है कि बहुत ज़्यादा पानी को स्टोर करना, और इस पानी को हम लोग धीमे धीमे साल भर यूज़ करते रहते हैं। और हम लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इस डैम के ऊपर से पानी निकले। और वियर और बैराज का क्या काम होता है। वियर और बैराज का काम होता है, ये रिवर हो गई है, यहाँ पे हम लोगों ने मान लीजिए वियर और बैराज बना दिया। इसका काम होता है जो वाटर है उसके लेवल को इंक्रीज करना। इसको बनाते हैं हम लोग पेरेनियल रिवर में। अब देखिए क्या होता है, बरसात के टाइम में इस रिवर में ज़्यादा पानी होता है और गर्मियों में सूखा में कम पानी होता है। तो उस समय क्या होता है, अगर ज़्यादा पानी आ रहा है तो इसके ऊपर से निकल जाएगा वो पानी, और अगर कम पानी है तो वो इसके पानी को इंक्रीज कर देगा। और फिर यहाँ से हम लोग कैनाल निकालते हैं, और फिर वो कैनाल एग्रीकल्चर फील्ड तक पानी ले जाती है। देखिए आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस जो कैनाल है इसका बेड अगर हम लोग रिवर के बेड से नीचे बना देते हैं तो फिर हम लोगों को वियर या बैराज नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए जो रिवर है वो एक कैचमेंट एरिया हो गया है, और यहाँ से जब बरसात होती है तो यहाँ का पानी सब इस लोअर पॉइंट पे आ जाता है, और उस लोअर पॉइंट को बोलते हैं रिवर। और ये जो रिवर है ये अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके चलती है। देखिए ये कैचमेंट एरिया हो गया, यहाँ का पानी इस साइड आया, यहाँ का पानी इस साइड आया, और यहाँ पे बीच में कहीं रिवर बह रही होगी, और ये रिवर अपने साथ बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके चलती है। अब ये सेडिमेंट या तो सस्पेंशन में रह सकता है और बहुत ज़्यादा बेड में भी रहता है। रिवर फ्लो कर रही है तो वो सस्पेंशन में रहेगा, और रिवर का फ्लो कम है तो वो बेड पे डिपॉजिट रहता है। तो अगर हम लोग कैनाल का बेड रिवर के बेड से नीचे बना देंगे तो ये जो रिवर में सेडिमेंट है वो इसमें चला जाएगा, सारा सेडिमेंट कैनाल में, और फिर ये कैनाल की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम करेगा। इसलिए हम लोग जो कैनाल का बेड है वो रिवर के बेड के नीचे नहीं बना सकते हैं। अगर हम लोग इरिगेशन डैम के वाटर से कर रहे हैं तो ये कहलाती है स्टोरेज इरिगेशन, और अगर हम लोग वियर या बैराज के पानी को डाइवर्ट करके इरिगेशन कर रहे हैं तो वो कहलाती है डायरेक्ट इरिगेशन। तो पहली है वही है डायरेक्ट इरिगेशन, बाय डाइवर्टिंग रिवर वाटर इनटू कैनाल विद द हेल्प ऑफ वियर और बैराज। नेक्स्ट हो गई है स्टोरेज इरिगेशन, सिस्टम ऑफ डैम एंड चैनल्स। तो ये कहलाती है स्टोरेज इरिगेशन, अगर हम लोग डैम की सहायता से इरिगेशन करते हैं, डैम के वाटर को डाइवर्ट करके। नेक्स्ट हो गई है कंबाइंड इरिगेशन, इसमें कॉम्बिनेशन होता है डायरेक्ट एंड स्टोरेज इरिगेशन का। तो हम लोग फ्लो इरिगेशन को दो भागों में डिवाइड कर सकते थे, पेरेनियल, और दूसरी हो गई थी फ्लड या इनंडेशन। तो दूसरी है फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे बहुत सारे जो खेत होते हैं वो रिवर के किनारे बने होते हैं, जैसे गंगा हो गई, यमुना। तो इसमें क्या होता है, जब बरसात होती है तो ये जो रिवर्स होती हैं ये अपना बैंक तोड़ देती हैं, और जो इसके एडजेसेंट खेत होते हैं उनमें इनका पानी चला जाता है। अब ये पानी क्या है, वहाँ पे भरा रहेगा, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये पानी पर्कुलेट हो जाएगा और वहाँ से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है, तब पानी ड्रेन आउट हो जाता है, उसके बाद ही वहाँ पे जो किसान है वो अपनी फसलें उगाते हैं। तो ऐसी इरिगेशन को बोलते हैं फ्लड या इनंडेशन इरिगेशन। इसमें कोई बाउंड तो है नहीं है, किसान को कोई पे तो करना नहीं है, तो वहाँ पे जितना पानी आ रहा है सारा फील्ड में चला जाता है और किसान उसमें कुछ नहीं करता है। ऐसी इरिगेशन कहलाती है फ्लड या इनंडेशन
in a river during flood is allowed to flood or inundate the area to be cultivated, causing saturation of the area. When excess water is drained off, area is used for cultivation. जब जो भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा, उसके बाद जो एरिया है वो कल्टीवेशन के लिए हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया है सब सरफेस इरीगेशन। देखिए सब सरफेस इरीगेशन में हम लोग जो वाटर है वो डायरेक्टली रूट जोन में अप्लाई करते हैं। इसका क्या फायदा है, अगर हम लोग वाटर सरफेस पे अप्लाई करेंगे तो उससे क्या नुकसान होता है। देखिए सरफेस पे अगर हम लोगों ने वाटर अप्लाई किया, ये सरफेस हो गया है, ये ग्राउंड लेवल हो गया है, यहाँ पे कुछ फसलें लगी हुई हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सरफेस पे पानी दिया, तो सरफेस में पानी देने से पहला जो लॉस होगा वो होगा एवेपोरेशन लॉस, पानी यहाँ से ऊपर उड़ जाएगा। दूसरा जो लॉस होगा वो हो जाएगा यहाँ पे कुछ ना कुछ रन ऑफ हो जाएगा, कुछ पानी बह के निकल जाएगा। तीसरा लॉस कैसे हो सकता है, यहाँ पे जो कुछ ना कुछ पानी है वो पर्कुलेट होके ग्राउंड वाटर टेबल को ज्वाइन कर सकता है। तो यहाँ पे जो सरफेस इरीगेशन है, अगर हम लोगों के पास पानी की ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी की स्कैर्सिटी है, तो उस स्थिति में फिर हम लोग सब सरफेस इरीगेशन यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग पानी को बहुत ही एफिशिएंटली तरीके से यूज़ करते हैं। और इसमें जो पाइप्स हैं वो हम लोग सब सरफेस में बिछाते हैं, यानी ग्राउंड लेवल के नीचे बिछाते हैं, और उसमें हम लोग जितने प्रेशर से पानी भेजेंगे उतने ही प्रेशर से वो पानी निकलता है। तो हम लोग बहुत धीरे प्रेशर से पानी भेजते हैं और वो धीरे धीरे पानी निकलता रहता है, जिससे कि वहाँ पे ना ही एवेपोरेशन का लॉस होता है, ना ही रन ऑफ का लॉस होता है, और ना ही पर्कुलेशन का लॉस होता है। तो सब सरफेस इरीगेशन का ये फायदा है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टलियर होती है। जो भी हम लोग ग्राउंड लेवल के नीचे पाइप बिछाएंगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। इन दिस टाइप ऑफ इरीगेशन सिस्टम वाटर डज नॉट वेट द सॉइल सरफेस, rather it is directly applied to the root zone. It is classified into two types. तो इसको हम लोग दो भागों में आगे फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहली हो गई है नेचुरल सबसरफेस इरीगेशन, दूसरी हो गई है आर्टिफिशियल सबसरफेस इरीगेशन। नेचुरल सबसरफेस इरीगेशन में क्या होता है, देखिए ये हमारी कैनाल हो गई है और इसके एडजेसेंट कुछ ना कुछ यहाँ पे खेत बने होंगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ फसलें लगी होंगी और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ फसलें लगी होंगी। तो पानी यहाँ से सीप हो जाएगा, सीपेज होगा पानी का, और यहाँ पे बाय द एक्शन ऑफ कैपिलरी ये पानी फसलों के रूट्स में पहुंचता रहेगा। तो ये कहलाती है नेचुरल सबसरफेस इरीगेशन। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। इन दिस सिस्टम वाटर सीपिंग थ्रू चैनल एंड वाटर बॉडीज मेक्स इरीगेट क्रॉप ग्रोन ऑन द लोअर एरिया बाय कैपिलरिटी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल सबसरफेस इरीगेशन। इसमें क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से जो परफोरेटेड पाइप्स हैं वो ग्राउंड लेवल के नीचे बिछाते हैं और उनमें एक सूटेबल प्रेशर से पानी भेजते हैं और उतने ही प्रेशर से पानी निकलता है। इन दिस सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ द क्रॉप बाय अ नेटवर्क ऑफ परफोरेटेड पाइप्स लेड बिलो द ग्राउंड सरफेस। तो नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निक्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की क्या क्या टेक्निक है। देखिए हम लोग कौन सी टेक्निक का उपयोग करेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ पे हम लोगों ने कौन सी क्रॉप उगाई है और साथ में वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है। तो पहली टेक्निक हो गई है फ्री फ्लडिंग, या इसको हम लोग ऑर्डिनरी फ्लडिंग भी बोलते हैं। तो देखिए ये हो गई है एक सप्लाई डिच, यहाँ पे पानी कुछ ऐसे जा रहा है। सप्लाई डिच कुछ भी हो सकती है, एक रिवर हो सकती है, मेन कैनाल हो सकती है, ब्रांच कैनाल हो सकती है, मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी हो सकती है और साथ में माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी भी हो सकती है। इससे हम लोगों ने निकाली ये लेटरल डिच या फील्ड चैनल, ये हो गई है फील्ड चैनल, और इसके बीच की जो स्पेसिंग है वो है 20 से 50 मीटर। 20 मीटर कब होगी, 50 मीटर कब होगी, ये डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, हम लोगों ने कौन सी क्रॉप उगाई है। अगर उस क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम लोग स्पेसिंग 20 मीटर देंगे, अगर उस फसल की वाटर रिक्वायरमेंट कम है तो हम लोग स्पेसिंग 50 मीटर देंगे। ये हो गई है गेट या ओपनिंग, इसको हम लोग बोलते हैं गेट या आउटलेट। यहाँ से पानी बाहर निकलेगा ऐसे एडजेसेंट फील्ड में, यहाँ पे ये गेट हो गए हैं दो। देखिए ये जो गेट है यहाँ से पानी बाहर निकल रहा है, इस पानी पर कोई कंट्रोल नहीं होता है हमारा, पानी जहाँ चाहे वहाँ ट्रेवल कर सकता है। और जो फील्ड है इसका स्लोप जेंटल होना चाहिए, अगर ज़्यादा स्लोप होगा तो पानी इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाएगा और बह के निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी निकल रहा है इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है हमारा, इसलिए हम लोग इसको वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। और देखिए तब पानी के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो यहाँ पे लॉसेस भी ज़्यादा होंगे, लॉसेस ज़्यादा होंगे तो जो इरिगेशन इफिशियंसी है वो कम हो जाएगी। और ये टेक्निक सूटेबल होती है उन फसलों के लिए जो हम लोग पास पास उगाते हैं, जैसे पाश्चर।
पाश्चर होता है चारा, तो ये चारा जैसे फसलों के लिए ये टेक्निक सूटेबल होती है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। इन दिस मेथड डिचेज आर एक्सकेवेटेड इन द फील्ड, जो कि फील्ड चैनल हो गई हैं, एंड वाटर फ्रॉम दीज डिचेज फ्लोज अक्रॉस द फील्ड, और इन फील्ड चैनल से वाटर बाहर निकलता है। आफ्टर वाटर लीव्स द डिचेज नो अटेम्प्ट इज मेड टू कंट्रोल द फ्लो। जब ये वाटर इन गेट से बाहर निकल जाता है तो उसके बाद हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लडिंग, इसलिए इसको वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट इज सुटेबल फॉर रोलिंग टेरेन, फील्ड प्रिपरेशन इज लेस। देखिए जब हमारा वाटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है तो फिर हम लोगों को फिर फील्ड प्रिपरेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें वाटर जहां चाहे वहां अपनी मर्जी से जा सकता है। चौथा पॉइंट हो गया है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज लेस, मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक पाश्चर। तो इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है वो भी लेस होती है, और ये टेक्निक सुटेबल होती है क्लोज्ड ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए। अगला पॉइंट है, लेटरल डिचेज आर स्पेसेस 20 to 50 मीटर अपार्ट डिपेंडिंग अपॉन स्लोप, टाइप्स ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स टू बी ग्रोन। तो स्पेसिंग डिपेंड करती है कि वहां पे कौन सी सॉइल है, लैंड का स्लोप क्या है, और हम लोगों ने वहां पे कौन सी फसल उगाई है। जो अगली टेक्निक है वो है बॉर्डर फ्लडिंग। देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गई है सप्लाई डिच, और ये हो गई है लेवीज, इसको हम लोग बॉर्डर भी बोलते हैं। आपने खेतों में देखा होगा छोटे छोटे मिट्टी के एम्बैकमेंट से बने होते हैं जिनको हम लोग मेढ़े बोलते हैं, वही है ये लेवीज। इससे हम लोग जो फील्ड है उसको कई भागों में डिवाइड कर देते हैं, और इन लेवीज के बीच की जो स्पेसिंग है वो 10 से 20 मीटर के बीच रहती है, और जो इनकी ये लेंथ है वो 100 से 400 मीटर रहती है। ये हो गए हमारे गेट या ओपनिंग, और यहाँ से पानी आ रहा है। देखिए इसमें जो पूरा एरिया है उसको हम लोगों ने लेटरली कन्फाइंड कर रखा है इन लेवीज की सहायता से। ये जो लेवीज है इससे हम लोगों ने जो एरिया है उसको लेटरली कन्फाइंड कर रखा है, तो पानी यहाँ वहाँ ट्रेवल नहीं कर सकता है, वो पानी इसी एरिया में रहेगा। तो इस टेक्निक में हम लोग ये बॉर्डर बना देते हैं, इसलिए इसका नाम है बॉर्डर फ्लडिंग। इसके पॉइंट की बात करते हैं। एरिया इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ स्ट्रिप्स सेपरेटेड बाय लो लेवीज कॉल्ड बॉर्डर along the slope of the ground। यहाँ पे हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे कि किसी भी एरिया को इरिगेट करने के लिए हम लोगों को कितना टाइम चाहिए है। तो रिलेशनशिप बिटवीन डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई डिच विच इज कैपिटल क्यू, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन स्मॉल एफ, एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ओवर द स्ट्रिप विच इज स्मॉल वाई, एरिया टू बी इरिगेटेड दैट इज कैपिटल ए, एंड टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द एरिया विच इज स्मॉल टी। तो देखिए ये हो गई है हमारी सप्लाई डिच, और ये हो गया है गेट। यहाँ से जो डिस्चार्ज निकल रहा है वो है क्यू, मीटर क्यूब पर सेकेंड, और ये हमारी लेवीज हो गई हैं। यहाँ पे फील्ड में हम लोग एक स्ट्रिप मानते हैं जिसका एरिया हो गया है डीए, और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो है dt, और यहाँ पे जो एरिया है वो है कैपिटल ए, और इस एरिया को इरिगेट करने के लिए जो टाइम चाहिए वो है स्मॉल टी। तो देखिए यहाँ पे जो गेट है इससे जो पानी इंटर कर रहा है वो dt टाइम में कितना पानी इंटर करेगा, तो dt टाइम में q इंटू dt पानी इंटर करेगा। देखिए डिस्चार्ज हो गया है q जिसकी यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड, और टाइम की यूनिट हो गई है सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो ये बचा वॉल्यूम। तो dt टाइम में इतना वॉल्यूम जो है इंटर करेगा इस गेट से। अब इस वॉल्यूम का हम लोग दो तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला हो गया है y इंटू डी ए, दूसरा है a इंटू एफ इंटू डी टी। देखिए y इंटू डी ए क्या है, ये हो गई है हमारी डी ए स्ट्रिप, और इसमें जो y है वो है एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो, तो y इंटू डी ए यानी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। इतना जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट हुआ है स्ट्रिप में, और a इंटू एफ इंटू डी टी ये क्या है, देखिए जब इस गेट से पानी निकलेगा तो वो ऐसे ट्रेवल करेगा, और कुछ ना कुछ इस एरिया में भी इन्फिल्ट्रेट होगा। तो यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेट हुआ है उसके लिए एरिया हो गया है a, और यहाँ पे जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो है f, और जो टाइम लगा है वो लगा है dt। तो dt टाइम में इतना पानी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा। यहाँ पे एरिया की यूनिट मान लीजिए मीटर स्क्वायर, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी की यूनिट हो गई है मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो सेकेंड, तो ये बन गया है वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो ये लिखा है ये वॉल्यूम लिखा है। देखिए जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है सॉइल की वो शुरू में तो ज्यादा होती है लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। ये हॉटन्स इक्वेशन है जो कि हम लोग हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे। ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है,
पहले शुरू में ज्यादा होती है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी और धीमे धीमे कम होती चली जाती है और एक समय बाद कांस्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम किया है जो डिस्चार्ज है वो कांस्टेंट है, जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है सॉइल की वो कांस्टेंट है, और जो एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो है वो भी कांस्टेंट है। अब हम लोग इस डेरिवेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से ए एफ इंटू डी टी इस साइड ले जाएंगे तो क्यू माइनस एफ ए इंटू डी टी वाई इंटू डी ए, क्यू माइनस एफ ए को नीचे भेज दिया तो वाई अपॉन क्यू माइनस एफ ए इंटू डी ए। अब हम लोगों को टोटल टाइम निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया। डी टी का हो गया टी, 1/x का होता है ln x, तो 1/q माइनस एफ ए का हो गया है ln q माइनस एफ ए, और यहाँ पे y बाहर आ गया है कांस्टेंट है, और यहाँ पे f बाहर आ गया है जो कि कांस्टेंट है, और ये माइनस आ गया है, और यहाँ पे एक प्लस c कांस्टेंट आ गया है। यहाँ पे y कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है और f कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब हम लोगों को c कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे। इफ t टेंड्स टू 0, अगर टाइम 0 है तो एरिया टू बी इरिगेटेड विल बी 0, एरिया भी 0 होगा। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी y बाई एफ ln q, जो t इज इक्वल टू 0 है इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो उसके बाद हम लोगों को c की वैल्यू मिल जाएगी। अब जो c की वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में रखेंगे। उसके बाद हम लोगों को t की वैल्यू मिलेगी y बाई एफ ln q अपॉन q माइनस एफ ए। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं तो यही वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ से हम लोगों को ln हटाना है, उसके लिए हम लोग 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा log बेस 10। तो ये फॉर्मूला बन गया है t इज इक्वल टू 2.303 y बाई एफ log 10 q अपॉन q माइनस एफ ए। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको डायरेक्ट याद करना है। नेक्स्ट हम लोग रिलेशन देखेंगे बिटवीन मैक्सिमम एरिया टू बी इरिगेटेड एंड डिस्चार्ज, इसके बीच क्या रिलेशन है। अगर मैक्सिमम एरिया को इरिगेट करना है तो उसके लिए टाइम इन्फिनिटी होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर टाइम इन्फिनिटी है तो जो एरिया इरिगेट होगा वो मैक्सिमम होगा। देखिए इस रिलेशनशिप से हम लोगों को एक चीज पता चलती है, यहाँ पे जो इतना पोर्शन है ये कांस्टेंट है, यहाँ पे Q कांस्टेंट है, तो T को इन्फिनिटी होने के लिए जो Q माइनस एफ ए है इसको 0 होना पड़ेगा, तब ये 0 हो जाएगा तो ये log इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा और t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग रखते हैं फिर q माइनस एफ ए, तो यहाँ पे a जो है वो है a मैक्स बराबर 0, तो a मैक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी q बाई एफ। ये इंपॉर्टेंट है जो कि आपको डायरेक्ट रटना है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, तो आपको ये डायरेक्ट रट लेना है फॉर्मूला। तो जो मैक्सिमम एरिया इरिगेट हुआ है दो लेवीज के बीच वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज पे, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी पे, और एक चीज पे और डिपेंड करता है जो कि इस फॉर्मूले में नहीं है, वो है स्लोप ऑफ द लैंड। तो यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं, साइज ऑफ स्ट्रिप विल डिपेंड ऑन डिस्चार्ज, स्लोप ऑफ एरिया एंड सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। फॉर बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट द एरिया 0.04 हेक्टेयर। तो यहाँ पे हेक्टेयर में एरिया दे रखा है, 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10 टू द पावर 4 मीटर स्क्वायर विद अ ट्यूबवेल हैविंग अ डिस्चार्ज ऑफ 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो है 5 सेंटीमीटर पर आवर। एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो ऑन द फील्ड इज 10 सेंटीमीटर। आल्सो डिटरमाइन मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड फ्रॉम दिस ट्यूबवेल। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें दे रखी हैं। यहाँ पे दे रखा है डिस्चार्ज 0.02 मीटर क्यूब पर सेकेंड, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी 5 सेंटीमीटर पर आवर, और इसको हम लोग बदलेंगे फिर मीटर पर सेकेंड में, तो 5 इंटू 10 टू पावर -2, आवर को सेकंड में बदला तो इसमें 3600 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। देखिए यूनिट का ही खेल है, इसमें अगर आप यूनिट सही तरीके से रख लेते हैं तो आपका सवाल सही हो जाएगा। एरिया को यहाँ कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पे 10 टू पावर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो y है एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो वो है 10 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है हमारा t बराबर 2.303 y बाई एफ log 10 q अपॉन q माइनस एफ ए। तो ये हो गया है t बराबर 2.303, y की वैल्यू है यहाँ पे 10 और जो f है वो है 5। देखिए y सेंटीमीटर में है और जो f है वो भी सेंटीमीटर पर आवर में है, तो यहाँ पे रखेंगे 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहाँ पे सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और आवर ऊपर पहुंच जाएगा, तो जो t की वैल्यू निकल के आएगी वो आवर में निकल के आएगी, क्योंकि लॉग की यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं है। यहाँ पे लॉग q की वैल्यू है 0.02 अपॉन q की वैल्यू हो गई है 0.02,
माइनस एफ की वैल्यू हो गई है 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 3600 और ए की वैल्यू हो गई है 400। यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू है मीटर क्यूब पर सेकंड में और जो एरिया है वो है मीटर स्क्वायर में और ये है मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ पे सबकी यूनिट सेम है तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए यूनिट आपको ध्यान में रखना है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.65 आवर। इसको आप कैलसी में सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है मैक्सिमम एरिया टू बी इरिगेटेड इज इक्वल टू क्यू बाई एफ। तो यहाँ पे डिस्चार्ज है 0.02 और यहाँ पे एफ की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन 3600। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 1440 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। जो नेक्स्ट टेक्निक है वो है चेक फ्लडिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ इरिगेशन बाई प्लॉट्स। देखिए इसमें क्या होता है, ये हमारी हो गई है सप्लाई डिच, यहाँ पे पानी ऐसे जा रहा है और ये हम लोगों ने बना रखी है लेवीज और ये हो गई है कनेक्टिंग लेवी। इसमें हम लोगों ने जो एरिया है उसको हम लोगों ने लेटरली भी कन्फाइंड कर रखा है और लॉन्गिट्यूडनली भी कन्फाइंड कर रखा है। ये हमारे गेट्स हो गए हैं और इनसे पानी निकल रहा है। यहाँ पे जो प्लॉट का लेवल है वो हम लोगों ने फेयर बना रखा है और यहाँ से पानी आराम से इसमें ट्रेवल कर सकता है। अब इन गेट से पानी निकल रहा है तो पानी निकल के इस एरिया में ये भर जाएगा और इसमें हम लोग उतना पानी सप्लाई करेंगे जितनी हम लोगों को डिमांड है। जब ये पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा उसके बाद ही हम लोग इसमें कल्टीवेशन करेंगे। और ये जो एरिया रहता है वो रहता है 0.2 से 0.8 हेक्टेयर के बीच। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट्स की बात करते हैं। इन दिस मेथड एरिया टू बी इरिगेटेड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल प्लॉट्स और चेक एरियाज। इसका एरिया कितना रहता है 0.2 से 0.8 हेक्टेयर विद लो फ्लैट लेवीज हैविंग वर्टिकल हाइट्स ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो जो लेवीज होती हैं इनकी जो हाइट रहती है वो 5 सेंटीमीटर के लगभग रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है ईच प्लॉट हैज नियरली फेयर लेवल सरफेस। तो जो सभी प्लॉट्स हैं उनका जो लेवल है वो सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड बाय फिलिंग द प्लॉट्स विद वाटर अप टू डिजायर्ड डेप्थ विदाउट ओवर टॉपलिंग। यानी इतना पानी हम लोग भरेंगे कि इसके ऊपर से ना निकल जाए। without overtoppling the levees and water is retained there to allow it infiltrate into the soil। तो ये पानी उसी में रहता है जब तक ये इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए। जो अगली टेक्निक है वो है बेसिन फ्लडिंग, या इसको हम लोग बोलते हैं रिंग बेसिन मेथड। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग है। इसमें क्या होता है, ये एक सप्लाई डिच हो गई है और इससे हम लोगों ने ये फील्ड चैनल निकाली है और यहाँ पे हम लोग एक डिप्रेशन टाइप का बना देते हैं और इसमें हम लोग एक पेड़ लगा देते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोगों ने फील्ड चैनल निकाली और यहाँ पे पेड़ लगा दिए। तो ये सूटेबल होता है ऑर्चर्ड ट्रीज के लिए। ऑर्चर्ड क्या होता है, ये बगीचा होता है, जो फलों का बगीचा होता है उसको हम लोग ऑर्चर्ड बोलते हैं। ये उसके लिए सूटेबल होती है टेक्निक। तो इसके पॉइंट की बात करते हैं। दिस मेथड इज स्पेशल फॉर्म ऑफ चेक बेसिन विच इज यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ ऑर्चर्ड्स enclosure of fruit trees. In this method, a separate circular basin is made for each tree.